Hello students, so let's learn about very important topic of your chemical bonding. Yes, so we're going to discuss about what is the meaning of bond parameters. अब bond parameters का मतलब क्या होता है? Bond parameters means bonds के भी कुछ features होते हैं, कुछ characteristics होते हैं. So that is nothing but bond parameters. अगर मैं और इसको अच्छे से explain करूँ तो अगर आपको याद होगा जब आप छोटी स्टैंडर्ड में थे तो आप क्या करते थे, बुक को कवर करते थे. स्कूल स्टार्ट होने के पहले बुक कवर करते थे, उसके बाद हम उस पर एक स्टिकर लगाते थे जिसमें फुल डिटेल हम फिल करते थे उस नोटबुक की या उस टेक्स्ट बुक की कि लाइक विच स्टैंडर्ड बुक इट इज़, व्हाट इज़ द पर्सन नेम, किसकी बुक है वो, एंड विच टीचर विल गोइंग टू टेक दैट सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट बुक इट इज़. सो ऑल डिटेल्स वी वर फिलिंग फॉर दैट बुक. ओके, तो वो जो पूरा डिटेल है वो पूरा डिटेल देखकर ही आपको उस बुक का कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाता था. सो दैट डिटेल इज़ नथिंग बट पैरामीटर्स. पर वो तो बुक के पैरामीटर्स थे. तो हमें किसके पैरामीटर्स पढ़ने हैं आज? हमें बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़ने हैं. सो बॉन्ड के भी कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे ही हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स. ओके, अब बॉन्ड पैरामीटर्स में कौन कौन से बॉन्ड के फीचर्स हो सकते हैं? तो उसमें हो सकता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल. So these are the some points, some parameters we'll going to study under this topic. Okay, so we'll start with the bond पैरामीटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बॉन्ड का, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हर जगह आपको बॉन्डिंग ही बॉन्डिंग दिख रही है. ऑल्दो हमें पता है कि ऐसे प्रॉपर कोई लाइन, कोई थ्रेड नहीं होती, उनके बीच में एक फोर्स होता है. सो दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? बॉन्डिंग. सो बॉन्डिंग के भी कुछ फीचर्स हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बॉन्ड पैरामीटर्स. सो बॉन्ड पैरामीटर्स में जो फर्स्ट आपका पैरामीटर्स होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ. यस, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? अब लेंथ, बॉन्ड लेंथ से भी बहुत कुछ इस वर्ड से ही एक्सप्लेन हो जा रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ को और भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने एक इमेज रखा है. सी इन दिस इमेज यू आर हैविंग टू एटम. ठीक है, ये आपका एटम पिंक वाला एक एटम है एंड दिस इज येलो एटम. ओके, अब पिंक और येलो एटम के न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. ओके, सो बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ दैट टू एटम. So exactly what is the definition of bond length? Bond length is defined as equilibrium distance between the nuclei of two bonded atom in a molecule. तो कोई भी जो दो bonded atom होगा उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका बॉन्ड लेंथ. तो हम थोड़ा एक बार पिक्चर के थ्रू इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं. सपोज यू आर हैविंग टू एटम. ठीक है, तो ये एटम आपका जो कि बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे को जॉइंट है. ठीक है, अब ये समझो आपका सेम एटम है दोनों. जैसे ये भी क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन हो गया, या ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया. तो मैं तो अभी सेम एटम की बात कर रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अभी एटम ऑफ हाइड्रोजन है. अब इनका न्यूक्लियस कहाँ आया? इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है. अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे क्या? दैट इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉन्ड लेंथ. ठीक है, सो दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ योर टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ के भी बहुत सारे ब्यूटिफुल कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर बॉन्ड लेंथ. सी हियर, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज इफ द एटम साइज इज मोर. ओके, अब इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे देखो, अभी यहाँ पे हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से दो एटम बनाते हैं. जैसे ये आपका दो छोटे एटम हो गए. ठीक है, दिस इज टू स्मॉल एटम.
ओके अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका बॉन्ड लेंथ होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एटम का साइज बढ़ा दिया, एटम का साइज आपका बड़ा है, ओके एटम का साइज बड़ा है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा वो भी बड़ा होगा उसके कंपेयर में। सो व्हेन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। एटम का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस भी, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सो व्हेन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस द एटम बॉन्ड लेंथ ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। कभी भी देखो अगर सिंगल बॉन्ड होगा, मल्टीप्लिसिटी मतलब आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाते जा रहे हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे जैसे आपका बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ और भी कम होता जाएगा। See here with example you can understand in more clear way. Single bond का यहाँ पे bond length कितना है, this much, okay. While for the double bond your bond length is decreasing. For the triple bond is having shortest bond length as compared to your single bond. So as the multiplicity of bond is increasing, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड में ही होता है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो कोवैलेंट बॉन्ड में आपके डबल, ट्रिपल ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होता जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, वैसे उनका बॉन्ड लेंथ कम 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 होता जाएगा। ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ बॉन्ड is forming between the two same atom, then the half of the distance between the two nuclei is called as what, atomic radius. अब इसके लिए हम फिर से एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग, लेट्स इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस पेन। सो सपोज आई एम हैविंग टू सेम एटम विच इज ज्वाइंड टुगेदर बाय बॉन्ड। तो ये मेरा सेम एटम है। अब एटम कौन सा ले लूँ मैं, सपोज मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। ओके, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल के ये एटम है, क्लोरीन, ठीक है। इफ इट इज सेम एटम, बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेम एटम। अब इनका पहले तो बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं क्या होगा। तो इनका बॉन्ड लेंथ, ये इनका बॉन्ड लेंथ होगा, राइट। दिस इज बॉन्ड लेंथ, फाइन, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का अगर आप आधा करते हो, बॉन्ड लेंथ ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, बॉन्ड लेंथ है, और बॉन्ड लेंथ का अगर हम हाफ करते हैं, बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ के हाफ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ योर बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट, एटॉमिक रेडियस। और इस केस में एटॉमिक रेडियस दोनों ही एटम का सेम होगा। सेम क्यों होगा, बिकॉज सेम एटम है ना, सेम एटम है तो दोनों का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो भी सेम होगा। मीन्स एटॉमिक रेडियस ऑफ योर आर विल बी इक्वल टू R2. So atomic radius of both the atoms will be equal. But in what case? When your both atom is same. ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो रेडियस है वो इस एटम का है एंड दिस रेडियस इज फॉर सेकेंड एटम. ओके, सो atomic radius, you can say atomic radius is the half of your bond length. Okay, so atomic radius is half of your bond length. Okay, fine. So this is how you can find out the atomic radius by using bond length. तो बॉन्ड लेंथ का आधा जो है वो आपका एटॉमिक रेडियस होगा और दोनों का एटॉमिक रेडियस फिर सेम होगा क्योंकि सेम एटम है. पर अगर दोनों डिफरेंट एटम हुए, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं एक स्ट्रक्चर, सपोज आपके पास एक छोटा एटम है, छोटू सा एक एटम है, ठीक है, और दूसरा वाला एटम थोड़ा बड़ा एटम है. ओके, अब इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? अब इनके बीच का बॉन्ड लेंथ कुछ ऐसा होगा. दिस इज बॉन्ड लेंथ. ओके, तो इस केस में
यहाँ पे दोनों का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा। इसका एटॉमिक रेडियस ये होगा, ठीक है, और इसका एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होगा। सो इन दैट केस एटॉमिक रेडियस विल बी डिफरेंट for both the atoms. So R1 will not be equal to your R2. Okay, in what case? When two different atoms are combining together. So the atomic radius for both the atom will be totally different. Okay, so this is all about atomic radius. So let's see the another important point about this. अब ये तो हो गई atomic radius की बात, ठीक है। अब रेडियस का जो नेम है, डिफरेंट रेडियस के हमने नेम सुना होगा, तो वो नेम किस पे डिसाइड करते हैं? तो एटॉमिक रेडियस का जो नेम है, डिफरेंट रेडियस के जो नेम होते हैं वो हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे डिसाइड करते हैं। कौन कौन से? चलो हम नहीं समझ में आया ना, चलो इसको और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी, फर्स्ट लेट्स रिमूव दिस। नेम ऑफ रेडियस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जैसे हमारे पास इतने सारे टाइप के रेडियस होते हैं, कोवलेंट रेडियस, वी आर हैविंग आयनिक रेडियस, वी आर हैविंग मेटालिक रेडियस। तो ये डिफरेंट रेडियस के नेम जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड होते हैं। अगर दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उनका जो रेडियस होगा वो कोवलेंट रेडियस होगा। अगर दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आयंस के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनका जो रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस होगा। और अगर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, तो उनका जो रेडियस होगा वो होगा मेटालिक रेडियस। सो टाइप्स ऑफ रेडियस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, सो अगर कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो कोवलेंट रेडियस होगा, आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो आयनिक रेडियस होगा, मेटालिक बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो मेटालिक रेडियस होगा। So this is how we can decide the name of radius based on the types of bond. Okay, so this is something very important point about your bond length. Now let's see few definitions. What is the ionic bond length? It is the equilibrium distance between the nucleus of cation and anion. क्योंकि आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के केस में कटायन और अनायन होता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे सोडियम क्लोराइड ही ले लो तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड। अब उनका जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये सोडियम प्लस हो गया, ये आपका क्लोराइड माइनस हो गया। उनके बीच के, उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड आयनिक बॉन्ड लेंथ। Van der Waal bond length, it is the distance between the nucleus of two nearby atom belonging to two different molecules. अब इसका मतलब देखो क्या होता है, Van der Waal bond length किसके बीच में होता है, या Van der Waal radii क्या होता है वो हम समझते हैं। तो अब तक हमने जितना भी देखा ना, फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट रेडियाई देख लिया, आयनिक रेडियाई देख लिया, मेटालिक रेडियाई देख लिया, तो ये सब किस केस में होता है? ये सब बॉन्डेड सिचुएशन में होता है। कोवलेंट में क्या होता है? दो एटम बॉन्डेड रहते हैं। आयनिक में क्या होता है? दो एटम बॉन्डेड रहते हैं। सो बॉन्डेड सिचुएशन में आपका कोवलेंट, आयनिक और मेटालिक बॉन्ड ये सब आता है। पर वैन डर वाल कब आता है? वैन डर वाल आता है नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में। सपोज आपके पास दो एटम, कोई भी दो एटम है, ये एक आपका कोवलेंट बॉन्ड वाला केस है और ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड वाला केस है। तो इन दोनों एटम के बीच में जो रेडियाई रहता है उसे हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियाई। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नियर बाय एटम बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये इस मॉलिक्यूल का है, ये एटम इस मॉलिक्यूल का है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यह वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल रेडियाई होता है। अब इसका हाफ हो जाएगा वैन डर वाल रेडियाई, और इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जबकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, दे आर प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में आपका वैन डर वाल रेडियाई या बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट होता है। ऐसे एटम के बीच में प्रेजेंट रहता है जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है,
ये एटम किसी और एटम का है, ओके, किसी और मॉलिक्यूल का एटम है, और ये एटम किसी और मॉलिक्यूल का एटम है, तो इनके बीच में जो लेंथ होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा, दैट विल बी वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, या इनके बीच का जो रेडियस होगा वो बॉन्ड वैन डर वाल रेडियाई होगा, ओके। तो वैन डर वाल जो रेडियाई बॉन्ड लेंथ किस सिचुएशन में होता है? नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होता है, वहाँ पे दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही देख लो, यही बेस्ट एग्जांपल है, ये एटम इस मॉलिक्यूल का है और ये इस मॉलिक्यूल का है, तो इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो वैन डर वाल फोर्स है, और उन्हीं के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, और उसका आधा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये देखो वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आपको माइंड में फिट करना है, कभी भी वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, या वैन डर वाल जो रेडियाई होता है, कोवैलेंट रेडियाई से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्या बोला मैंने? चलो फिर से देखते हैं। जो कोवैलेंट रेडियाई होता है, कोवैलेंट रेडियाई मतलब रेडियाई इन कोवैलेंट सिचुएशन, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, ओके। तो यहाँ पे कोवैलेंट रेडियाई आपके वैन डर वाल रेडियाई से बहुत छोटा होता है, वैन डर वाल रेडियाई से बहुत छोटा होता है, इट इज़ क्वाइट लेसर देन योर वैन डर वाल रेडियाई। क्यों ऐसा? अब बहुत सिंपल सा, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, अब देखते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। अब ये एक पिक्चर के थ्रू ही आप देख लो। इस पिक्चर में, ये पिक्चर ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, आपको नहीं समझ में आएगा हो सकता है, बट ये समझना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोवैलेंट रेडियाई में क्या होगा, दो बॉन्डेड एटम कुछ ऐसे सिचुएशन में रहेंगे। समझो कोवैलेंट रेडियाई मतलब दो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और जब शेयरिंग होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो जाता है, मतलब आपस में एकदम चिपक जाते हैं वो एटम, और एक दूसरे का कुछ पोर्शन वो शेयर भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनका बॉन्ड लेंथ है, वो और भी कम हो जाएगा, राइट। तो उनका बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगा शेयरिंग कंडीशन में, ये कोवैलेंट के केस में होगा। बट हमने क्या बोला, वैन डर वाल किसके बीच में होता है? दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में होता है, जिसके बीच में कोई एटम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने सामने आपको दिख रहा है ना, उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेडियाई भी ज़्यादा होगा, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में व्हाट इट इज़ गिवन। यहाँ पे देखो, ये आपका कोवैलेंट रेडियाई है। कोवैलेंट रेडियाई मतलब ये दो बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जबकि ये दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो बॉन्ड लेंथ है, और उसका हाफ क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई। तो उसका एटॉमिक रेडियाई 180 है, नॉन बॉन्डेड एटम का एटॉमिक रेडियाई 180 है, जबकि आपके इसका एटॉमिक रेडियाई क्या है? 99 है ना, क्योंकि कोवैलेंट के केस में हमने क्या बोला, दो एटम्स आपस में एकदम शेयर हो जाते हैं, दे आर शेयरिंग लाइक देयर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, सो इन दैट केस देयर डिस्टेंस विल डिक्रीज। So due to decrease in distance, their atomic radii will be quite lesser as compared to the atom which is present in non-bonded situation. और वैन डर वाल हमेशा non-bonded situation में ही होता है, ठीक है। So this is very beautiful example which is given in your textbook. Try to understand this. It is so important. Okay. Here also I have given. See, ये तो कोवैलेंट की बात हो गई, कोवैलेंट की बात, ये दोनों कोवैलेंट सिचुएशन में, ठीक है, ये भी कोवैलेंट सिचुएशन में, बट ये नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में, ये एटम और ये एटम नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होगा, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है वो होता है वैन डर वाल रेडियाई, ये वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ होगा,
ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है बॉन्डेड के केस में, बॉन्डेड से, ठीक है। तो जितने भी बॉन्डेड कौन कौन से, कोवलेंट है, आयनिक है, मेटालिक है, ये सब बॉन्डेड सिचुएशन में, तो इन सब से ज़्यादा किसका रेडियस होगा, वैन डर वाल का रेडियस होगा, करेक्ट। ओके, सो दिस वाज योर बॉन्ड लेंथ। बहुत प्यारा टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट मल्टीप्लिसिटी। जो हमने बॉन्ड अभी देखा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल केस में होते हैं, कोवलेंट के केस में ही होते हैं। कोवलेंट बॉन्डेड सिचुएशन में ही आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाएगा, सिंगल देन डबल देन ट्रिपल, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी कम 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 होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सी, दिस इज इन द सिंगल बॉन्ड लेंथ इज दिस मच, double bond length is 133 angstrom, and in the triple bond it is 120. So as the multiplicity of bond increasing, bond length will go on decreasing, okay. Okay, as the number of bond increases between the two atom, bond length will decrease. Therefore it is very difficult to break a triple bond compared to the double or single bond, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, आपके ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि छोटा होता जाता है। और बॉन्ड जितना छोटा छोटा होता जाएगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी, जैसे ये छोटू सा बॉन्ड है, ट्रिपल तो मैं नहीं दिखा रही बट मैं बता रही हूँ कि अगर ये बॉन्ड बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर वही मेरा बॉन्ड बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग बिगर बॉन्ड, तो उसको ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगी क्योंकि ये पेन है, बट आप ये ट्राई कर सकते हो बाय यूजिंग सम स्टिक। सो इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस बॉन्ड यू विल गोइंग टू नीड सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो मच, नॉट सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर, फॉर द शॉर्टर बॉन्ड यू विल गोइंग टू नीड लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट उसकी कंपेयर में जो बिग बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जितना बॉन्ड शॉर्ट होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। So that's why your triple bond is much more stronger. It needs much more amount of energy as compared to the single bond, right? Next we are going to see bond enthalpy. अब bond enthalpy मैंने अभी बताया, एक bond है मेरा, bond है, ठीक है, ये मेरा एटम है और ये मेरा एटम है और ये मेरा बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड इमेजिन करें, वैसे तो फोर्स होता है हमें पता है, बट दिस इज बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है। अब उसको ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं क्या, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। सो लेट्स डिफाइन दिस ब्यूटिफुल पैरामीटर ऑफ योर बॉन्ड. Bond enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of bonds of particular type between two atoms in gaseous state. Okay, so this is beautiful example. इसका पूरे का मतलब यही है, एक किसी भी एटम, दो एटम के बीच के जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. और बॉन्ड एंथैल्पी को हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं. ओके अब यहाँ पे हम लोग दो टाइप की बॉन्ड एंथैल्पी देखने वाले हैं. एक टाइप की बॉन्ड एंथैल्पी हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि सेम एटम प्रेजेंट है. ओके और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं. अब पहले तो सेम वाले का देख लेते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन ही आप देख लो, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लो. हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन्स सेम एटम है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड. ठीक है, अब उसको ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ओके उसी तरह से और भी कुछ सेम मॉलिक्यूल्स वाले बॉन्ड देख लेते हैं. लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी आपके सेम एटम प्रेजेंट है, सो यू विल गोइंग टू नीड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी.
चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप के तो हम बॉन्ड इंथैल्पी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे सेम एटम आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर आप बोलोगे मैम वाटर तो ऐसा दिखता है, वाटर में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो दोनों बॉन्ड तो सेम है, तो दोनों की बॉन्ड इंथैल्पी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी बॉन्ड इंथैल्पी, इसकी भी सेम होगी, है ना। देखने से स्ट्रक्चर तो ऐसा ही दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन ही समझने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन में देखो सबसे पहले तो वाटर जो गैशियस फॉर्म में है वो डिसोसिएट कैसे होता है उसके आयंस में। फर्स्ट इट डिसोसिएट होता है H+ एंड OH- के फॉर्म में, है ना। H एंड OH में डिसोसिएट होता है आपका वाटर। अब इस डिसोसिएशन में जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो 502 किलो जूल होगी, 2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बचा, अब फिर से ये बॉन्ड को तोड़ना है, OH के बॉन्ड को तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी कम होगी, ओके। तो पहले के केस में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे के केस में थोड़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, फाइन। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर वाटर, विल से बॉन्ड एंथैल्पी फॉर वाटर इज दिस एंड दिस, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। इस केस में, ऐसे केस में बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का एवरेज निकाल के हम बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करते हैं। सो व्हाट एवर बॉन्ड एंथैल्पी विल गोइंग टू गेट विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दैट, तो उसका एवरेज फाइंड करो और जो एवरेज मिलेगा वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, ठीक है। चलो देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक बार फिर से। तो वाटर के केस में क्या है, एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक OH बॉन्ड इज नॉट द सेम। पहले तो हमने इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ H निकाल दिया है, OH, पहले तो ये ब्रेक हो गया, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा थी, बट अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है और डिफरेंट है, तो दोनों केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज फाइंड कर लेते हैं और वो एवरेज होगा आपके वाटर का बॉन्ड एंथैल्पी। सो द डिफरेंस इन द bond enthalpy value shows that the second OH bond undergoes some change because of the change chemical environment, ठीक है। सो केमिकल इन्वायरमेंट डेफिनेटली चेंज हो जा रहा है। पहले केस में वाटर आपका डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन और OH में, अब इसका केमिकल इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस केस दिस वुड बी योर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो बॉन्ड एंथैल्पी विल गोइंग टू चेंज इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और वहाँ पे हमें हमेशा एवरेज लेकर बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। In polyatomic molecule, the term mean or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by number of bond broken. Okay? तो वहाँ पे average आपको find करना है. So this is in the case of water molecule. Water molecule में ये पहले वाले केस का था, ये सेकेंड वाले केस का है, तो दोनों का एवरेज फाइंड करके हमें इतनी बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी. फाइन. So this is the second very beautiful parameter of your what? Of your bond. Next is bond angle. Bond angle क्या होता है? Bond angle मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बॉन्ड एंगल. अब बॉन्ड एंगल के लिए एक एग्जांपल ही ले लो, जैसे वाटर. अब आप बोलोगे मैम बॉन्ड तो होता नहीं है, आपने तो कहा था फोर्स होता है, तो ये एंगल कहाँ से आया? एग्जैक्टली ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, पहले तो आप समझ लीजिए बॉन्ड एंगल ऐसा ही होता है, बट अगर और इसको थोड़ा डेप्थ में देखा जाए तो बॉन्ड एंगल किसके बीच में होता है? मोस्टली ये बॉन्ड एंगल आपके ऑर्बिटल्स के बीच में होता है. ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में. और सारा खेल, सारा रिएक्शन में पार्टिसिपेशन एंड ऑल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जिसमें प्रेजेंट होते हैं
उसका हम बॉन्ड एंगल फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना वो आपके ऑर्बिटल्स का एंगल होता है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल आपके मॉलिक्यूल को प्रॉपर शेप और ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है, ओके। सो इट इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ एन सेंट्रल एटम, it is represented in degrees, okay. So bond angle is very important, it is used to find out the shape and geometry of your any molecule, okay. So next your parameter for bond is bond order. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? आपके दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आपका ले लो Cl ले लो, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है? 1, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। जैसे कि आपका नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन शेयर करते हैं और इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या? 3। सो बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम इन द मॉलिक्यूल, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का एक और ब्यूटी है, देखो इफ द नंबर ऑफ, लेट्स चेंज द कलर, इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर increases, okay. So stability increases। अब आप ये रिलेट कर सकते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब सिंगल से डबल आ रहा है, डबल से ट्रिपल आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल आपका बॉन्ड होगा उतनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको ब्रेक करने के लिए, एंड दैट इज नथिंग बट बॉन्ड एंथैल्पी। सो योर बॉन्ड एंथैल्पी विल गो ऑन इंक्रीजेस, ओके। सो इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सो ये पूरा सीक्वेंस है जो कि आप देखो रिलेट कर सकते हो। सो लेट्स सी अ बॉन्ड ऑर्डर में भी 1 2 3 और इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। फ्रैक्शन वाला भी हमें है नहीं, जब होगा तो डेफिनेटली हम डिटेल में करेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मतलब 1 2 3 बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना शॉर्ट बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसे ब्रेक करने में। So this is the examples which you can see. Bond order will be for this molecule is 1, for this 2, for this 3. Number of bonds से आप decide कर सकते हो इसका bond length। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, आइसोइलेक्ट्रिक जो आपके molecules होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक molecules, in the case of आइसोइलेक्ट्रिक molecule, आइसोइलेक्ट्रिक molecules क्या होते हैं? मतलब वो आपके molecules तो डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट होते हैं, बट क्या होता है उनके केस में? उनका साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में इक्वल होते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें F2 और O2 माइनस के केस में, ये आइसोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इनके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय दीज मॉलिक्यूल विल बी सेम ओनली, ठीक है। तो इस कंडीशन में उनके नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपके बॉन्ड का, और कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, okay. So we'll continue this bond parameters in the next class, okay. Thank you so much everyone.